नमस्ते। आज हम एक ऐसी दुनिया का सफर करेंगे जो हजारों साल पहले अपने चरम पर थी और फिर वक्त की गर्द में कहीं खो गई। हम बात कर रहे हैं मानव इतिहास की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमयी शहरी सभ्यताओं में से एक, सिंधु घाटी सभ्यता की। सोचिए जरा, एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन जो अपने समय की सुपर पावर थी, वो बस नक्शे से मिट जाए। ये सवाल ही इस पूरी कहानी का दिल है। और ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है, जिसके सुराग ईंटों और मिट्टी के बर्तनों में छिपे हैं। तो चलिए इन सुरागों को एक एक करके जोड़ते हैं। तो हमारी ये जांच हजारों साल पहले से शुरू नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है आज के दौर से, उन खोजों से जिन्होंने इन रहस्यमयी खंडरों को दोबारा दुनिया के सामने ला खड़ा किया। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। ये शब्द हैं जॉन मार्शल के, उस आर्कियोलॉजिस्ट के जिनकी टीम ने ये खोज की थी। सोचिए, 1924 में जब ये खबर दुनिया भर में फैली होगी तो क्या तहलका मचा होगा। अचानक से सबको पता चला कि इतिहास में एक पूरा का पूरा चैप्टर गुमशुदा था, जिससे अब खोज निकाला गया है। तो आखिर ये खोज हुई कैसे? कहानी एकदम सीधी नहीं है। टीलों को तो लोगों ने बहुत पहले देख लिया था, पर दुख की बात यह है कि किसी को इनकी अहमियत का अंदाजा ही नहीं था। लोग इन खंडरों से कीमती पकी हुई ईंटें निकालकर रेलवे ट्रैक बनाने में इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब इतिहास की एक सबसे बड़ी धरोहर को रेलवे लाइन की गिट्टी बनाया जा रहा था। खैर, जब आखिरकार सही तरीके से खुदाई शुरू हुई तो जो चीजें जमीन के नीचे से निकली, उन्होंने सबके होश उड़ा दिए। ये उस सभ्यता की कमाल की काबिलियत को दिखाती हैं। और सबसे पहली और सबसे बड़ी हैरानी थी इन शहरों की बनावट। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कोई बेतरतीब बसी ही बस्तियां नहीं थीं। नहीं, ये शहर बाकायदा एक ग्रिड पैटर्न पर बसाए गए थे। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। मतलब जैसा आज के मॉडर्न शहरों में होता है, वो लोग ये सब आज से 4,500 साल पहले कर रहे थे। कमाल है ना? उनके इंजीनियरिंग का कमाल सिर्फ सड़कों तक ही नहीं था, असली जादू तो जमीन के नीचे था। उनका ड्रेनेज सिस्टम, मतलब नालियों का जाल, हर घर एक ढकी हुई नाली से जुड़ा था। सोचिए, उस जमाने में साफ सफाई और पब्लिक हेल्थ का इतना ध्यान रखना, ये तो अपने समय से सदियों आगे की सोच थी। और ये जो प्लानिंग थी ना, ये हर चीज में दिखती है, यहां तक कि उनकी ईंटों में भी। हजारों किलोमीटर्स में फैले इस इलाके में हर जगह ईंटों का साइज और रेशियो एक जैसा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई एक सेंट्रल सिस्टम था, कोई व्यवस्था थी जो ये सब कुछ मैनेज कर रही थी। तो ये लोग सिर्फ घर और सड़कें नहीं बना रहे थे, इनके पास बड़ी बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स भी थीं। अनाज रखने के लिए विशाल गोदाम, जिन्हें ग्रेनरीज कहते हैं। मोहनजोदड़ो का मशहूर ग्रेट बाथ, जो शायद किसी खास धार्मिक अनुष्ठान के लिए होता होगा। और तो और वजन और माप के लिए पूरे इलाके में एक ही स्टैंडर्ड था। ये सब एक ही तरफ इशारा करता है, एक बहुत ही व्यवस्थित समाज। अब जरा इसके फैलाव का अंदाजा लगाइए। अपने पीक पर इस पूरी सभ्यता की आबादी 50 लाख तक हो सकती थी। 50 लाख! ये उस जमाने की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा फैली हुई सभ्यता थी। मिस्र और मेसोपोटामिया, जिनके बारे में हम इतना सुनते हैं, उन दोनों के कुल इलाके से भी ज्यादा बड़ा था सिंधु घाटी का इलाका। तो एक तरफ तो ये सभ्यता इतनी ज्यादा एडवांस थे, लेकिन दूसरी तरफ इसमें कुछ बातें बहुत अजीब थीं। चलिए अब इस पहेली को और भी पेचीदा बनाते हैं और देखते हैं कि ये बाकी बड़ी सभ्यताओं से अलग कैसे थीं। सबसे बड़ा सवाल, इनका राजा कौन था? कमाल की बात यह है कि हमें इसका कोई पक्का सबूत ही नहीं मिलता। न तो मिस्र के पिरामिडों जैसे बड़े बड़े मकबरे मिले, न ही मेसोपोटामिया जैसे आलीशान महल। तो फिर इन्हें चला कौन रहा था? और ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ मिस्र और मेसोपोटामिया है, जहां सब कुछ राजा और भगवान के इर्द गिर्द घूमता था, आलीशान महल, मंदिर, मकबरे। और दूसरी तरफ हड़प्पा संस्कृति, जहां सब कुछ आम नागरिकों की सहूलियत के लिए बना था। ऐसा लगता है जैसे उनकी प्राथमिकता राजा महाराजा नहीं, बल्कि पूरा समाज था। तो सवाल उठता है कि इतनी बेहतरीन सभ्यता आई कहां से? क्या ये अचानक से बन गई? नहीं, चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और इसकी जड़ों को तलाशते हैं। ये टाइमलाइन बताती है कि ये महान शहर कोई रातों रात खड़ा हुआ अजूबा नहीं थे। इनके पीछे हजारों साल का विकास था। कहानी शुरू होती है छोटे छोटे खेती करने वाले गांव से, फिर वो गांव बड़े हुए, किलेबंद बस्तियां बनी और फिर जाकर ये शानदार शहर बसे। और इसी बदलाव को एक्सपर्ट्स अर्बन रेवोल्यूशन या शहरी क्रांति कहते हैं। लेकिन ये कोई लड़ाई वाली क्रांति नहीं थी। ये समाज के रहन सहन और काम करने के तरीके में आया एक बहुत बड़ा लेकिन धीरे धीरे होने वाला बदलाव था। तो ये सभ्यता उठी कैसे, ये तो हमने देखा, पर अब सबसे बड़ा सवाल, इसका अंत कैसे हुआ? ये लोग कहाँ गए?
चलिए इस जासूसी कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। कई सालों तक लोग यही मानते रहे कि जरूर कोई बड़ी तबाही आई होगी, या तो किसी ने बाहर से हमला कर दिया होगा, या कोई भयानक बाढ़ आई होगी, मतलब कोई एक बड़ा ड्रामेटिक इवेंट। लेकिन अब जो नए सबूत मिल रहे हैं वो एक अलग ही कहानी की ओर इशारा करते हैं। और वो कहानी ये है कि असली विलन कोई सेना या राजा नहीं था। असली विलन था मौसम, यानी कि क्लाइमेट चेंज। नई रिसर्च यही कहती है ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, यह सदियों तक चलने वाले सूखे की एक पूरी सीरीज थी जिसने इस मजबूत सभ्यता की नींव को धीरे धीरे और चुपचाप खोखला कर दिया। अब देखिए ये हुआ कैसे, स्टेप बाय स्टेप। पहले मॉनसून कमजोर पड़ने लगा और पूरब की तरफ खिसक गया। जिस घग्गर हकरा नदी के किनारे ये सभ्यता फली फूली वो सूखने लगी। खेती जो इनकी जान थी वो मुश्किल होती गई। मतलब जिस सिस्टम पर उनके शहर टिके थे वही सिस्टम धीरे धीरे ढह रहा था। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग अचानक गायब हो गए, नहीं, ये एक बहुत बड़ा माइग्रेशन था। लोग अपने बड़े बड़े शहर छोड़कर पूरब की तरफ गंगा के मैदानी इलाकों की ओर चले गए। शहरी जीवन की जगह फिर से छोटे गांव वाले जीवन ने ले ली। तो ये सभ्यता का पतन नहीं था, बल्कि उसके स्वरूप का बदलाव था। शहर वीरान हो गए, पर लोग और उनकी संस्कृति एक नए रूप में जिंदा रहीं। और यहीं पे ये कहानी हमें आज से जोड़ती है और एक सवाल छोड़ जाती है। अगर बदलता हुआ मौसम एक इतनी एडवांस और शक्तिशाली सभ्यता को बिखेर सकता है, तो ये कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? ये सिर्फ इतिहास का एक किस्सा नहीं है, ये शायद भविष्य के लिए एक सबक भी है।